रिजवान गिलज़ई सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे जो कि हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रिजवान साहब आपके वक्त का। आप भी मौजूद थे। आज साबिक प्राइम मिनिस्टर ने सहाफ़ियों को बुलाया, क्या अहम बातचीत की? खबरें ये भी चल रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हम रेफरेंस लेकर आएंगे, तो क्या अहम बातें हुई? जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने आज बड़ी तफसीली मुलाकात की, कुछ साथियों को उन्होंने बुलाया था और बड़ी खुलकर उन्होंने दिल की बातें की। 3-4 चीजें थी जिस पर उन्होंने, एक तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से उन्होंने ये बताया कि ये तैनाती का तरीकाकार ही गलत है। हमेशा से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक होता है और इसी तरह हुआ कि जब हमारी हुकूमत थी और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर डेडलॉक हुआ, तो फिर जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनका नाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ किया गया और वो हमने फिर उसको कबूल कर लिया। तो उन्होंने ये बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तजवीज़ किया था। दूसरा, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो रेफरेंस है उसके हवाले से बात की और उन्होंने कहा है कि यह रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। और साथ साथ ने कहा कि साबिक वजीर कानून फरोग नसीम ने ये एडवाइस की थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 फ्लैट्स बाहर आ गए और उसके हवाले से उन्होंने रेफरेंस बनाने की सिफारिश की और उस पर हमने किया, लेकिन उन्होंने कंसीड किया कि ये हमारी गलती थी, हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं फाइल करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि अदलिया के साथ हमेशा महाजराई नहीं की और ना ही उनको किसी भी जज से। रिजवान, एक बात बताएं, बहुत दिनों से जो बातें हो रही हैं, पहली तो अच्छी बात है कि आप बड़े दिनों बाद बात हो रही है, हम इकट्ठे एक चैनल में काम कर चुके हैं। आई एम ग्लैड कि आप वहाँ गए हैं, सीनियर साफ़ी हो गए हैं आप, अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे। देखिए, एक बात जो सब क्वार्टर्स में हो रही है वो ये हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ऊपर नीचे कई चीज़ों का इकरार कर रहे हैं। उसमें ये भी बात कर रहे हैं कि जी मुझे थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे इलेक्टेबल्स को साथ नहीं मिलाना चाहिए था, मुझे अपने नज़रियाती कारकुनों को साथ लेके जाना चाहिए था, मुझे कोलिशन पार्टनर जो मुझे ब्लैकमेल करते रहे मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे कि ये जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही होती है कि आइंदा वो क्या करेंगे? एक बात तो कहते हैं कि जी मैं अब टिकट अच्छी तरीके से अपना दिया करूँगा, चेक करके दूंगा, लेकिन सवाल ये कि ये सोलो फ्लाइट जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कहीं कामयाब हो पाएंगे? जी सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपको मुझे नहीं मालूम था आप भी प्रोग्राम में शरीक हैं। सर, हम तो आपके स्टूडेंट हैं और आपसे सीख कर यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरा, जो आपने सर बात की है कि उन्होंने जो इलेक्टेबल्स, आज उनसे ये सवाल हुआ कि आप आइंदा इलेक्शन में इस हवाले से आपका क्या लाया अमल है, तो उन्होंने बड़ा एक जारहाना अंदाज में ये कहा कि ये गलती उनसे जो हुई है ये आइंदा मैं नहीं रिपीट करूंगा और एक एक बंदे का खुद मैं टिकट चेक करूंगा। फिर उन्होंने साथ ये भी हवाला दिया कि उस वक्त जब 2018 के इलेक्शन हो रहा था तो तब चूंकि एक हमारी इलेक्शन के हवाले से इतना टाइम भी नहीं था तैयारी के हवाले से, तो हमारी मजबूरी थी कि कुछ इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना और उस वक्त हमारी पार्टी के लोग भी लेके आ रहे थे। टिकटों की तकसीम के हवाले से भी मैंने खुद एक लोगों को नहीं देखा पैसे दे के लिए। लेकिन जब आप एन ब्लॉक सब अपने ओपोनेंट्स को चोर और चक्का डाकू कहते हैं तो आपको लोग लार्जर देन लाइफ हाई मॉरल ग्राउंड पे देखते हैं। आप लोग समझते हैं कि आपको सब कुछ वापस करना चाहिए था, तोशा खाना वाला। इस पे क्या उनका था मौक़िफ़? बिल्कुल, उनसे तोशा खाना के हवाले से भी सवाल हुआ तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तोशा खाना के जो चीजें हैं सारे रिकॉर्ड पर हैं, जो मैंने जो चीज वहां से ली है। उन्होंने ये बताया कि जब मैं आया था, मेरी हुकूमत आई थी, तो उस वक्त ये क्राइटेरिया था कि 15% जो 15% है उस तोहफे की मालियत, उसकी रकम तोशा खाना में अदा करके वो रिटेन की जा सकती है। तो मैंने उस रकम को बढ़ाकर 50% किया और जितने भी तोहफे मैंने रिटेन किए उसका 50% उसकी मालियत अदा की और उसके ऊपर जो टैक्स था वो पे किया। और उसमें एक रिजवान उनको और नुकसान भी हुआ कि ये असेंबली के फ्लोर पे सेनेट में बार बार सवाल आया कि जी बताएं तोशा खाना से आपने क्या क्या चीजें ली थी, तो हर दफा उनका जवाब नहीं आता था कि हम जवाब नहीं देंगे, ये जाती सवाल है। इसका भी उनको नुकसान हुआ। जी हाँ, आप तो वो ये कह रहे हैं कि सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं और हुकूमत चाहे तो वो सारा रिकॉर्ड पब्लिक भी कर सकती है कि क्या क्या चीज लिया। उन्होंने साथ हवाला दिया, उन्होंने ये कहा कि देखें जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को या फौज को डीएचए में प्लॉट्स मिलते हैं, वो भी एक खास मालियत के ऊपर मिलते हैं और उसके बाद वो प्लॉट
उनकी मिल्कियत हो जाते हैं, वो मर्जी है उनकी, बेचे ना बेचे। ठीक है, मौक़िफ़ ये था कि जो कुछ लिया रिकॉर्ड पर है। बहरहाल बहुत तो लोग सवाल ये अफनान सब क्वार्टर्स में पूछा जा रहा है कि आप लोगों को चाहिए था कि ये पहले से इस पर तैयारी कर लेते किसने क्या लेना है। अभी भी आप देखें तैयारी नहीं हो रही या हो रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं 2 दिन लग जाएंगे, चलें फाइनलाइज होते होते ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगला मरहला जो असल सीरियस चैलेंज है, लोग कह रहे हैं कि ये रात में जो बात हो रही है अर्ली इलेक्शन कराने की, वहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। अभी आप देखते हैं शाम अब अपने क्या कहते हैं शायद खकान अब्बासी साहब, वो तो कहते हैं नहीं जी 1.25 साल हुकूमत बनेगी। कुछ और लोग कहते हैं पहले भी हो सकते हैं। बात हो रही है नवंबर में इलेक्शन कराने की। अदारे भी परेशान हैं, बाज़ार लगता है कि उनको भी लग रहा है कि जी क्रिटिसिज्म इतना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज मसाला बड़ा गर्म था, जो आवाज़ें उनकी तरफ से सुनी गई हैं कि सारा का मुद्दा हम पे डाला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए मेरा सवाल आपसे है कि ये बेहतर नहीं होगा कि जितनी जल्दी इलेक्शन में चले जाएँ, क्योंकि जितनी देर आप लगाएंगे प्रोसेस में इतनी अच्छा कुछ आपके लिए नहीं पड़ा हुआ, फिर नतीजा होगा लोग कहेंगे जी देखें अभी इख्तलाफात शुरू हो गए, लोग कह रहे हैं जी आते ही चीनी महंगी हो गई, आते ही जनाब देखें अपना बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं और अब भी तैयारी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोका हुआ है ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने का। तो आपके पास फॉल बैक करने के लिए क्या है? देखिए, बात यह है कि जो डिसीजन है इलेक्शन में जाने का, वो कुछ रिफॉर्म्स किए बगैर इलेक्शन में तो हम नहीं जाएंगे। उनके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और इकोनॉमी को आप थोड़े स्टेबलाइजेशन वाले ट्रेजेक्टरी पे डाल के फिर हम इलेक्शन में जा सकते हैं। हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम इलेक्शन जो है वो 3-4 महीने बाद कॉल कर लेंगे, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है। इसके ऊपर पार्टी के अंदर 2 राय मौजूद है। एक राय ये है कि जो है वो इसको टेन्योर को पूरा करना चाहिए, एक राय ये है कि हमें जो है वो जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको चंद महीनों में एग्जीक्यूट करके जितने 6-7-8 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कॉल कर देनी चाहिए। चले तो ये तो आपका अच्छा पॉइंट है, रिफॉर्म वाली बात आप सही कह रहे हैं कि बेदा वही हो रहा है। 70 के बाद सब लोग नहीं मानते इलेक्शन को हारने वाले, लेकिन यहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। कुछ लोग जो है अपोजिशन तो कह रही है कि जी जो हमने काम किया था, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जी हमने इस हवाले से जो ईवीएम मशीन की बात कर रही थी, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ दे दिया था, ये सारा आप अनडू करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी की रिफॉर्म दे के आएंगे जिसको इलेक्शन जीतने में आपको आसानी हो। दूसरा रिफॉर्म्स हो रही हैं अफनान, ये वाली आपकी अकाउंटेबिलिटी वाली, वो कहते हैं सारे केसेस ख़त्म करवाने के बाद, ये जहर निकालने के बाद एहतसाब का, उसके बाद अब इलेक्शन में जाएंगे। मेरा सवाल है कि इतनी देर हो जाएगी प्रोसेस में, पता नहीं क्या होगा। वो टायराइड खोला हुआ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी आपको नहीं जीने देगा। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब तो सिर्फ उस सूरत में खुश हैं कि वो खुद वजीर आज़म हो, उनकी पार्टी हुकूमत में हो तो वो कहते हैं कि ठीक है, ना हो तो वो कहते हैं पार्लियामेंट भी बुरी है, सारे चोर हैं, डाकू हैं, लानतें भेजना शुरू कर देते थे। तो इमरान खान जो है वो तो उनका जो मर्ज है उसका इलाज तो मेरा ख्याल है शायद किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, तो उनको तो 2 मिनट के लिए आप साइड पर रख दें, लेकिन जो तकरीबन बाकी सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग बेसिकली ये जरूर चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक रिप्रेजेंटेशन जरूर मिले नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। और हम ये भी चाहते हैं कि जो रिफॉर्म्स हो वो इंक्लूसिव हो, वो ये ना हो कि आप कर दें और फिर बाकी सारी पॉलिटिकल बाई पार्टीजान होंगे। रिफॉर्म अकेले में करेंगे कि ओपोजिशन तो बड़ी जो है इमरान खान की, वो तो आपके साथ नहीं है। इमरान खान तो मैंने आपको पहले ही कह दिया ना, वो तो एक इस वक्त लाइलाज मर्ज वाली सिचुएशन पे चला गया ना मामला। वो ये कहते हैं कि मैं वजीर आजम हूँ तो सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ बुरा है। उसका तो कोई इलाज किसी के पास नहीं। लेकिन क्या करेंगे सर, क्या रिफॉर्म्स करनी है? अब ये ईवीएम को खत्म करना है, फिर ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके वोट का जो हक है वो खत्म करना है, किस तरह की रिफॉर्म्स होंगी? देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोटिंग का जो हक है वो हमने जो है उसको रखना है। अच्छा। लेकिन जो इन्होंने जिस तरह उसको किया हुआ था कि आपके मंशूर में भी था वो। हाँ जी, आपके मंशूर में भी रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने वाला मामला। हाँ, वो हम रखेंगे। सिर्फ ये आई वोटिंग का जो इन्होंने सिस्टम बनाया था ऑनलाइन का, वो हम उसको, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अभी आप ऑलरेडी देखें इनके कितने सारे ट्रोल्स हमने पकड़ लिए हैं FIA के। ऑलरेडी ये ट्विटर के ऊपर उल्टे सीधे ट्रेंड्स बनाते हैं। तो ये चाह रहे थे कि कोई इस तरह का सिस्टम हो जिसको ये मैनिपुलेट कर सके, तो वो हमने ऑलरेडी उसको जो है वो हमने काउंटर किया है। फिर ईवीएम वाला मामला हमने ये कहा था कि आप बतदरीज करते हैं, एक साथ एक नहीं होता। वो तो अगर आप करने की कोशिश करें तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ना रिसोर्सेज हो भी तो वो कंप्यूटर चिप अवेलेबल नहीं है, फिर ट्रेनिंग नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो बात यह है कि हम जो इन्होंने उल्टे सीधे कवानीन बनाए उनको सीधा करेंगे। हम जो जिनकी जायज रिप्रेजेंटेशन है बंदों को भी सीधा करेंगे साथ साथ।
हाँ जी, बंदों को भी साथ साथ सीधा करेंगे? देखिए अब बात यह है कि जो नैब का कानून है, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि नैब बहुत अच्छी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और नैब जो है वो उसके बड़े फायदे हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़े से वो भी मुस्तफीद हों, उनको भी पता चले कि इसके कानून कितना अच्छा है और सही। इसके कितने फायदे हैं। ठीक है। तो वो खाली जो है ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब के जो इमरान खान की जाती फायदा है वो पाकिस्तान का फायदा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो हम जो है वो किसी के खिलाफ कोई वो नहीं करेंगे पॉलिटिकल कोई विक्टिमाइजेशन, लेकिन अगर ज़ाहिर है हिसाब किसी ने जो भी जरूर किया- लेंगे। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ किया वो हिसाब हम जरूर लेंगे उनसे। नहीं, वो तो ये ना देखिए, आप मुझे बताएं कि जो ये अपना बुशरा बीबी है, इनकी हाउसिंग सोसाइटी बन गई है गुजरावाला के पास। जो ये आपकी फराह खान है, उनके पास दुबई में जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज कुछ साथियों से बात की, इससे पहले वे जलसे में बात करते रहे। वो कह रहे हैं कि फराह खान के हवाले से अगर कोई सबूत है तो आप सामने लाएं, अदालतों में लेकर जाएं, प्रूफ करें। हम लेके जाएंगे, कोई अभी पांच अभी हफ्ता हुआ है हुकूमत आए हुए, तो ये तमाम चीजें अवाम के सामने जरूर रखेंगे कि देखें कैसे एक फैमिली जो है इमरान खान साहब की, हाँ। उसने इतना पैसा बना लिया, तोशा खाना तक के डोर मैट नहीं छोड़े इन्होंने। सही। तो ये अवाम के सामने चीजें तो लाने की हमारी जिम्मेदारी है ना, वो हम पूरी करेंगे। हम किसी के खिलाफ ये नहीं करेंगे कि झूठे केसेस बनाए जैसे इन्होंने बनाए, लोगों को अंदर किया, ठीक है। फजूल में कहते हैं लोगों को जो एफबीआर के नोटिस भेजे और मतलब हर किसी को इन्होंने तंग किया। हम ये नहीं करेंगे। हम जो जिन जिन लोगों ने एक्चुअल करप्शन की हुई है उसको हम आवाम के सामने लाएंगे। और हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा बढ़ गई है। सही। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम को तो कम से कम पता चले कि क्या होता रहा है पिछले 4.25 साल।